कितने लोग ये पढ़ के आए? हम क्या पढ़ रहे हैं? टॉपिक चल रहा है उत्तराखंड, और हर दिन पढ़ रहे हैं एक टॉपिक करंट अफेयर्स का। हर दिन। कल क्या पढ़ेंगे? 8 टॉपिक मिल जाएगा। तो कल जो टॉपिक हमने लिया था वो ये था। हो सकता है कोई कल ना हो, आज आया हो, क्योंकि अभी तो बैच नया, और हम फिलहाल इसके साथ साथ बहुत सारी नई बातें पढ़ सकते हैं। कल टॉपिक ये था कि हर एक आदमी ये पढ़ के आना। कोई नहीं पढ़ के आया तो एक बार मैं समझाऊं टॉपिक है क्या। क्योंकि जो उत्तराखंड पढ़ेंगे वो तो पढ़ेंगे, उसके साथ साथ एक्स्ट्रा अगर हम मेहनत कर लें तो हमें 3 काम तुरंत करने हैं। एक तो क्या, जितनी भी स्कीम चल रही हैं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय, वो साथ के साथ ही हर दिन एक बस। दूसरा काम क्या करना, ऑर्गेनाइजेशंस, संगठन, भारत के और दुनिया के। और इसके बाद करंट अफेयर्स कि ये पुरस्कार किसे मिले, स्पोर्ट्स में क्या चल रहा है। जैसे फिलहाल चल रहा है फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप 3 देशों में, मैक्सिको, अमेरिका और कनाडा। ठीक, तो उसका शुभंकर क्या है? मस्कट। शुभंकर है 3। एक ने अपना भालू, एक ने अपना बाघ, और एक ने ऐसा ही कोई जानवर है वो दिया हुआ है। उन 3 से मिलकर बना हुआ है क्या? मस्कट, फीफा का। तो आज पढ़ने वाला टॉपिक ये था। देखते हैं पहले ये क्या था, फिर पढ़ते हैं उत्तराखंड। पेरिस संधि क्या है? पेरिस ट्रीटी। ठीक। क्लाइमेट चेंज क्या है? जलवायु परिवर्तन क्या चीज़ है? ठीक। ग्लोबल वार्मिंग क्या है? ग्लोबल वार्मिंग दिखाई दे रही? यहाँ तो कुछ भी नहीं। 1000 लोग मर चुके हैं पेरिस में, फ्रांस के अंदर। ठीक। स्पेन में बहुत बुरे हालात हैं। यानी जो स्ट्रीट लाइट लगी हुई पिघले जा रही है। तापमान कहाँ पहुँच गया है? जिन देशों का तापमान मुश्किल से पहुँचता है इस रेंज में, वहाँ तापमान लगभग डबल हो गया है। तो बहुत खतरनाक हीट वेव चल रही है लंदन में, स्पेन में, पेरिस में, जर्मनी में। बहुत बुरे हालात है यूरोप के। ये साफ सिम्टम है किस चीज़ के? कि पूरे वर्ल्ड का जो क्लाइमेट है वो चेंज हो रहा है और ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। कितने लोग पढ़ के आए जो कल थे? जो नहीं था उसे तो पढ़ना है। पढ़ के आया बाबू? कुछ नहीं पढ़ता? ऑनलाइन ली थी तो पता लग गया होगा इस बात का। तो जरा बता जा, ये पेरिस संधि क्या है? हाँ, अच्छा। जहाँ तापमान बढ़ता है अपने आप बढ़ता जाता है। उसके बाद अपनी उम्मीद से ज़्यादा बढ़ता है। एक चेयर पीछे से ज़रा पकड़ा दिए, एक चेयर पकड़ा दे पिछली ओर से, एक चेयर उठा के दे दे। यहाँ से रख दे, वहाँ है वैसे तो। कुछ नहीं पढ़ रखा बाबू, ऐसे कुछ नहीं होने का। तापमान बढ़ता जाता है। कोई बात नहीं, समझो जरा एक बार। मेरे लिए तो रात में क्या बैठा सुनने, मुझे बताना एक बार ये बातें। तो रजिस्टर उठाओ अलग से पन्ना, की पॉइंटों को दबाना लिखते जाओ। मेरे पास रुकने का समय है ही नहीं, मुझे तो बहुत कुछ पढ़ाना, रिपीट करने का टाइम नहीं। जो बात सुनो जरा कान यहाँ रखना, कभी बात करते रह जाओ। पूरी दुनिया में 5 जून 1972 को टॉपिक है मोस्ट इंपॉर्टेंट। और कल वो दिक्कत भी हो गई दूर, आने वाला पीसीएस। अभी पोस्ट 63 है, एग्जाम है 4 अक्टूबर को। एग्जाम है 4 अक्टूबर को। अभी पूरे 3 महीने हैं। जिसका एग्जाम ये ना हो वो पूरी ताकत लगाए, भले वो पेपर ना दे इस बार। कुछ लोग नए हैं।
5 जून 1972 को संयुक्त राष्ट्र संघ के अंडर में, किसके अंडर में? संयुक्त राष्ट्र संघ के अंडर में दुनिया का सबसे पहला पर्यावरण सम्मेलन हुआ, वर्ल्ड फर्स्ट एनवायरमेंट समिट। ठीक, कहां हुआ? स्टॉकहोम। किसकी राजधानी है? स्वीडन की। इसे स्टॉकहोम समिट या स्टॉकहोम सम्मेलन भी कहा जाता है। और इसी दिन से पूरा वर्ल्ड मनाता है क्या? एवरी 5th ऑफ जून को क्या मनाते हैं? वर्ल्ड एनवायरमेंट डे, विश्व पर्यावरण दिवस हम भी मनाते हैं। ठीक, पूरी दुनिया मना रही है। इस संधि में कुछ बातें तय की गई, क्या? कि पर्यावरण से ऐसे नहीं निपट सकते, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। ठीक, तो तभी तुरंत 1972 में इस समिट के अंदर ही, जहां सम्मेलन चल रहा था वहीं पे ही एक संस्था बनाई गई जिसका नाम रखा गया UNEP, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। इस संस्था का जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ है? नैरोबी, नैरोबी केनिया। नैरोबी केनिया में कौन बनी? UNEP, पर्यावरण के लिए काम करने वाले सबसे बड़ी संस्थाओं में से एक है वर्ल्ड की। इसमें यह कहा गया सम्मेलन में कि हम अगले 20 वर्ष बाद ये चेक करेंगे कि विश्व का पर्यावरण कितना ठीक हुआ, कितना गड़बड़ हुआ। तो 20 वर्ष बाद फिर कौन सा वर्ष आया? 1992। और 1992 में फिर एक समिट हुआ, संयुक्त राष्ट्र संघ के अंडर में ही पूरे वर्ल्ड का समिट। और वो कहाँ हुआ? कहाँ? रियो डी जेनेरियो। बहुत फेमस सिटी है रियो डी जेनेरियो। और कहाँ पड़ता है ये? ब्राजील। और इस समिट को एक नाम दिया गया, क्या? कि दुनिया को बचाने का समिट है, सब मिलकर काम करें। तो इस समिट का नाम है क्या पड़ा? अर्थ समिट, हिंदी में पृथ्वी सम्मेलन, पृथ्वी सम्मेलन। और अब ये कहा गया, क्या कहा गया? कि केवल 10-10 साल में सबमिट करने से कुछ नहीं होने का। अब कोई डाउट हो और कोई समस्या आ रही हो तुरंत पूछ लो रोक के, जहां आपको लगता हो। कोई कहीं बैठा हो, कोई कुछ ही मानता हो, मेरे दिमाग में बात नहीं आ रही तो रोक के पूछने में कोई बुराई नहीं। इसी काम के लिए आ रखे इतने भयंकर गर्मी के अंदर हम। रियो डी जेनेरियो ब्राजील का एक शहर है, जहां इसमें कहा गया था 20 साल बाद एक सबमिट करेंगे और दुनिया में जो क्लाइमेट चेंज है उसे चेक करेंगे कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, नहीं हो रही है, हो रही है तो कैसे रोकें इसे। तो यहाँ पे अर्थ समिट जिसका नाम दिया गया। और पहली बार कहा गया कि केवल 10-10 साल में सबमिट करने से कुछ नहीं होने का। पहले तो ये कहा कि ये 20 साल को बदलो, 20 साल तो बहुत लंबा टाइम होता है। अब जो बड़ा सबमिट होगा वो 10 वर्ष पे होगा। 10 वर्ष पर अगला सम्मेलन होगा, 10 वर्ष पर अगला सम्मेलन होगा जलवायु परिवर्तन आदि को रोकने के लिए। तो मतलब जो अवधि पहले 20 वर्ष थे वो कितनी कर दी गई? 10 वर्ष। यानी नेक्स्ट मेजर समिट विल बी ऑर्गेनाइज आफ्टर 10 इयर्स। और इसमें कहा गया केवल सम्मेलन से कुछ नहीं होने वाला, आप 10 साल बाद मिलोगे 8 दिन के लिए, 7 दिन के लिए पूरे वर्ल्ड को इकट्ठा करके, तो इससे कोई रिजल्ट नहीं निकलने का।
अब संस्था बनाओ और हर साल ये काम करो। तो 1992 में ही ये क्वेश्चन कहाँ रखा था, उत्तराखंड अपर पीसीएस, इसी बार 2025 में, और पूरी बात पूछी इसने इसी की, एक संस्था का नाम देके। 1992 में ही इस समिट के अंदर ही एक संस्था बनी जिसका नाम था UNFCCC। UNFCCC फुल फॉर्म जरा लिखो एक बार, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन, फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र संघ का अंतर्राष्ट्रीय फ्रेमवर्क। क्या मतलब है, फ्रेमवर्क कि कोई रोड मैप बनाओ कि तुम इसे कैसे कैसे कम करोगे। ये संस्था उस काम के लिए बनी है, UNFCCC। ऐसा रोड मैप बनाओ, एक साल बाद इतने पेड़ लगाएंगे, इतना प्रदूषण कम कर देंगे, इतनी ग्लोबल वार्मिंग कम करेंगे, विकसित देश ये करेंगे, विकासशील देश ये करेंगे, ऐसा रोड मैप बनाओ, उसके लिए संस्था बनी संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन। कन्वेंशन सबका एक सम्मेलन, और किसके ऊपर, क्लाइमेट चेंज के। तो 1992 में संस्था बनी, कहाँ, रियो डी जनेरियो, जिस समिट का एक नाम क्या है, दूसरा पृथ्वी सम्मेलन, इसे अर्थ समिट भी कहा जाता है। ठीक, अगला कब होना था, 10 साल बाद। तो तभी 1992 से ही कि अब कार्रवाई शुरू करते हैं, तो 1992 से ही इस संस्था ने काम शुरू कर दिया। किसने, UNFCCC, जो कब बनी थी, 1992 में। किस समिट के अंदर, ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरियो। और इसमें क्या कहा कि अब करते हैं हर साल एक सम्मेलन, सारे वर्ल्ड को बुलाते हैं और किसी सहमति पे पहुंचते हैं, ताकि हर देश अपना ग्लोबल वार्मिंग कम कर सके, जितना कार्बन छोड़ रहा है उसे सोख सके। तब इसका पहला समिट हुआ और उसे क्या नाम दिया गया, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। लगभग 186 देश दुनिया के इसके मेंबर हैं, और उन सब की एक क्या होगी, कॉन्फ्रेंस, बैठक, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। इसका पहला समिट हुआ कब, 1995 में, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज COP1। कुछ भी नहीं लिख रहा बाबू, ये कुछ भी नहीं लिख रहा, हम किसी बारात में थोड़ा रखे। हाँ, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 1995, और यहीं से सबसे पहले हर साल होने वाले समिट शुरू हो गए। और सबसे पहला समिट हुआ 1995 में, जर्मनी की राजधानी बर्लिन। कि दुनिया क्लाइमेट चेंज से कैसे निपटे, बर्लिन में। और फिर ये कहा गया समिट में कुछ ना कुछ पॉजिटिव आउटकम निकालो, केवल जनता को इकट्ठा करके 5 स्टार होटलों में रहना ये हमारा उद्देश्य नहीं है। तो तब जाके तीसरा समिट हुआ, थर्ड वाला, जिसे कहते हैं COP3। क्या नाम, तीसरा सम्मेलन। साल क्या आ गया, 95, 96, 97। कब, 1997। और ये जहां होता है वो रिकॉर्ड ईयर था। कौन, ये समिट होता है जापान की एक सिटी है क्योटो। क्योटो, बनारस को क्योटो बनाने की बात चल रही है। बनारस को क्योटो, जापान जैसा शहर। तो क्योटो जापान में एक समिट हुआ, और इस बार समिट नहीं हुआ, दुनिया के देशों को यह कह दिया गया अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप पे कार्रवाई होगी तुरंत एकदम। क्या मतलब है, कुछ देश ऐसे हैं जो अपने लाभ के लिए पूरे वर्ल्ड को आग में झोंक रहे हैं, जिनमें से एक का नाम है चाइना। वो ना परवाह कर रहा पर्यावरण की, ना किसी और चीज़ की, और दुनिया भर के रिसोर्स हों एटसेट्रा हों, उनका कर रहा है अंधाधुंध उत्पादन और भयंकर कार्बन छोड़ रहा है।
तो उसका तो लाभ हो रहा है, और जो वो कार्बन छोड़ रहा है उससे पूरा वर्ल्ड दिक्कत में आ रहा है। ठीक, तो इन पे कुछ कार्रवाई हो। तो यहीं पे इस सम्मेलन में एक प्रोटोकॉल बनाया गया। प्रोटोकॉल मतलब एक निर्धारित नियम कानून, और उसका नाम क्या पड़ा? क्योटो प्रोटोकॉल। तो इस समिट को कहते हैं क्या? क्योटो प्रोटोकॉल। अब कोई आपसे पूछे कि दुनिया में पर्यावरण को लेकर सबसे पहली बार कोई नियम कब तय हुए थे, तो 1997 में क्योटो जापान में नाम था क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल। और इसमें यह कह दिया गया कि अब दुनिया के देश दो हिस्सों में बट गए हैं। सबसे पहले ये बताओ, क्या आपका हमारा विकास हो गया? अब भी हम जरा जरा से नौकरी के लिए भटक रहे हैं। आज भी हम MSc करने के बाद भी होम गार्ड का फार्म भर रहे हैं। इतने बुरे क्या हालात हैं? हमारे हालात हैं। हमें जॉब नहीं मिल पा रही है, बहुत लंबा संघर्ष है। जो लोग इस दुनिया के संसाधनों का इस्तेमाल करके डेवलप हो चुके हैं, जिम्मेदारी बनती है पहले उनकी। और वो लोग कौन है? सारा यूरोप और अमेरिका, जिन्होंने वर्ल्ड के रिसोर्स का इस्तेमाल करके अपना डेवलपमेंट कर लिया। अब हमारे पास जो रिसोर्स है उनका इस्तेमाल हम कर रहे हैं। अगर कल को कोई हमें ये कह दे तुम्हें कोयला बिल्कुल नहीं जलाना, तो हम कहें क्या कि बड़ी मुश्किल से हम 18-15 घंटे बिजली ला पा रहे हैं, उसमें कोयला फूकना पड़ रहा है। और अगर हम ये कोयला बंद कर देंगे तो बिजली कहाँ से पैदा करेंगे? लेकिन आहिस्ता आहिस्ता कम कर देंगे हम ये कह रहे हैं। हम भले ही देश गरीब हो, जनसंख्या हमारे पे अधिक हो, लेकिन हम भी अपना काम करेंगे। तो क्योटो प्रोटोकॉल में दुनिया के अंदर दो काम किए गए। क्या? कि ये प्रोटोकॉल लागू होगा कब से? 2005 से। और कब तक के लिए होगा? क्योटो प्रोटोकॉल लागू होगा 2005 से कब तक के लिए? 2015 तक के लिए। और इन 10 सालों में दुनिया के देशों को दो काम करने हैं। क्या? काम नंबर 1, इसमें बनाई गई एक सूची, लिखते रहना बातों को। इसमें बनाई गई एक सूची, अपेंडिक्स 1, सूची 1, उसमें 39 देश थे। और कौन देश है ये? डेवलप कंट्री, अमेरिका और यूरोप। कि 39 विकसित देशों की जिम्मेदारी है वो अपना जो कार्बन छोड़ रहे हैं वाहनों से, उद्योगों से, उसे कम करेंगे। और ये जबरदस्ती है, कभी तुम कह दो हम नहीं करते कम, अगर नहीं करोगे तो आप पे कार्रवाई होगी। ठीक, तो 39 विकसित देशों पे क्योटो प्रोटोकॉल क्या हो गया? मैंडेटरी, बाध्यकारी। यानी अब ये देश क्या करेंगे? इसे मैंडेटरी फॉलो, कि उन्हें अपना CO2 इमिशन क्या करना है? कट डाउन। उद्योग बंद करो, टेक्नोलॉजी बदलो, वाहनों को चेंज करो, एटसेट्रा, कुछ भी करो, लेकिन अपना कार्बन का उत्सर्जन कम करो। दुनिया भर में कार्बन तुम ही छोड़ रहे हो। यूरोप, अमेरिका, सारे भारत में कितने वाहन होंगे? क्या तुम सब आदमियों के पास कारें हैं? नहीं है। आधों के पास साइकिल भी नहीं है। क्या कारण नहीं है? इस देश की प्रति व्यक्ति आय कम है, सबके पास रोजगार नहीं है। सबको तुम अभी दिखाओ तनख्वाह देके 50,000, अगर 6 महीने में इनके पास कार्य ना आ जाए तो बता देना, सबसे पहले निकलवाएंगे अपनी एक्टिवा, बात खत्म हो गई। ठीक, क्या? उसके बाद जब 10-5 लाख इकट्ठे होंगे तो लोन ले लेंगे अपना, उसके बाद कार निकलवा लेंगे। 10 साल में धन कहाँ पहुँच जाएगी? 50 से 80। ये काम कहाँ हो रहा है? अमेरिका में 1 घंटे के मिल रहे हैं $15, लगभग 1500 रुपये 1 घंटे के। 8 घंटे काम करो, कितने हो गए? इतने मिल रहे हमें महीने में, जितने वहाँ मिल रहे 1 दिन में। तो अमेरिका में जितने आदमी हैं लगभग उनसे अधिक कारें हैं। ये हाल किसका है? अमेरिका का। यानी ऐसे देश, अब अमेरिका में लोग रहते हैं फिलहाल कितने? 34 करोड़। कितने लोग रहते हैं? 34 करोड़ लोग कितना तेल फूकते हैं? 34 करोड़ लोग फूक रहे हैं 2 करोड़ बैरल तेल डेली। 2 करोड़ बैरल। और हम कितने लोग हैं? 150 करोड़ के आसपास। और 150 करोड़ कितना तेल फूकते हैं बस बेचारे? 55 लाख बैरल। एक बैरल में आते हैं, घर जाकर गुणा करना आराम से, 159 लीटर निकालने हो तो
तो जिस देश में जनसंख्या कितनी हमसे 1/5, वो तेल फूक रहा है कितना 2 करोड़ लीटर पर डे, और हम कितना फूक रहे हैं। तो कार्बन कौन छोड़ रहा है? अमेरिका, या कौन सबसे बड़ी मात्रा में? चाइना। ठीक, चाइना वर्ल्ड में नंबर 2 पे है। तो हम तो अभी बहुत पीछे हैं इनसे संसाधनों का इस्तेमाल करने में। तो ऐसे देशों के लिए क्या बना दिया गया? मैंडेटरी, बाध्यकारी है, आपको अपना कार्बन कम करना है। दूसरी बात इसमें एक और की गई, यह है चोर दरवाजा। क्या था ये? कि अगर विकसित देश चाहे, हमने कंपनी का नाम लिया, एक कंपनी है एप्पल, पूरा वर्ल्ड जानता है, यूएसए की। एप्पल कंपनी फ़ोन बनाती है और एक फ़ोन को बनाने में बहुत सारा कार्बन छोड़ता है। तो उसके लिए एक चोर रास्ता खोल जाएगा इसके अंदर। क्या कहा कि विकसित देश और उसकी कंपनियां अगर अपने आप अपना कार्बन कम नहीं कर सकती, तो अगर वो अपना कार्बन खुद कम नहीं कर सकती, तो वो किसी और देश से, मान लिया एप्पल कंपनी बहुत कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रही है, CO2 छोड़ रही है, और ये कम नहीं कर सकती, लेकिन हमारे यहाँ दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन, कौन? दिल्ली मेट्रो, ये कोई कार्बन नहीं छोड़ती, और ये हर दिन ट्रांसपोर्ट कर रही है 20 लाख आदमियों को। कितनों को? 20 लाख को। और 20 लाख आदमियों को ट्रांसपोर्ट करने में पता नहीं कितना कार्बन छोड़ते, वो इसने क्या कर दिया? कम कर दिया। सुनना ध्यान से अब जरा, दुनिया में या तो अपना कार्बन मैं कर रहा हूं, मैंने ही उस कार्बन को कम करने का प्रयास शुरू कर दिया, ठीक, ताकि दुनिया में क्लाइमेट चेंज कम हो। मैं तो कम नहीं करता, तुम कम कर रहे हो, तो मैं तुमसे खरीद लूं उसे, और ये क्या है, तो देख लो मैंने इतना खरीद लिया है, अपने हिस्से का मैंने कम करवा दिया। कैसे? एप्पल कंपनी मान लिया CO2 छोड़ रही है और दिल्ली मेट्रो CO2 बचा रही है, 20 लाख आदमियों को ट्रांसपोर्ट कर रही है बिना कार्बन छोड़े, सिर्फ किस पे? इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर। तो 20 लाख आदमी अगर ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते तो कितना कार्बन छूटता अपने वाहनों से? उतना किसने बचा दिया? तो यहाँ पे एक नई अवधारणा आई जिसे कहते हैं कार्बन क्रेडिट, कि आप कार्बन का व्यापार कर सकते हैं। एप्पल कंपनी अगर चाहे तो अपना कार्बन जो का तो छोड़ती रहे, और जो कार्बन कम कर रहा है उस पे से खरीद ले। एक कार्बन क्रेडिट इक्वल टू 1 टन CO2। क्वेश्चन आ रखा, तैयार है ना आप? एक कार्बन क्रेडिट यूनिट कितने के बराबर होती है? 1 टन CO2। तो दिल्ली मेट्रो जितना CO2 बचाती है उसे कहते हैं क्या? कि हमने बचा दिया 2 लाख यूनिट, हम इसे बाजार में बेचेंगे और बदले में इससे पैसा लेंगे। किससे? विकसित देशों से या कंपनियों से। दोबारा बताऊं बात, दोबारा सुनो। मान लिया बड़ी कंपनी का नाम है कौन? मेटा, जो चला रही है क्या? फेसबुक। तो इसकी बहुत सारी सब्सिडरी कंपनी छोटी मोटी बहुत सारी हैं, AI वाली एटसेट्रा। मेन कंपनी है फेसबुक। तो मेटा कंपनी में काम कर रहे हैं हजारों आदमी। मेटा कंपनी के पास चल रहे हैं बड़े बड़े कंप्यूटर्स। तो क्या ये कुछ CO2 नहीं छोड़ रहे? छोड़ रहे हैं। जिस कंपनी में 10,000 लोग बैठे हैं गुड़गांव के अंदर, वो कंपनी में काम कर रहे हैं कितने? पता लगा 500 AC चल रहे हैं इसमें। तो 500 AC। यहाँ दुनिया भर की कारें लगी पड़ी हैं, तो बहुत सारा क्या कर रहे हैं? कार्बन का उत्सर्जन। अब इस कंपनी के पास ऑप्शन है, या तो ये खुद ही अपना कार्बन कम कर दे, या इसके पास दूसरा ऑप्शन है, ये अपना कार्बन जो का तो छोड़ती रहे, कोई दूसरी ऐसी कंपनी देख ले जो कार्बन को कम कर रही है। और वो कितना कार्बन कम कर रही है? मान लिया एक कंपनी है कोई B, और ये हर दिन बचाती है 10 टन CO2। अगर अभी उत्तराखंड रोडवेज ऐसी बसें ले आए जो चलती हैं किसके ऊपर? इलेक्ट्रिक के ऊपर, EV, तो जितने किलोमीटर वो चलेगी उनसे कितना कार्बन छूटता हमने हिसाब लगा लिया, और कहाँ कर दिया उसे कन्वर्ट? टन CO2 में। तो पता लगा उत्तराखंड रोडवेज ने 50 बसों से 10 टन CO2 बचा दी। तो अब ये क्या बदल गई है? 1 टन CO2 बराबर 1 कार्बन क्रेडिट। तो इसने कितने बचा दिए? 10 कार्बन क्रेडिट।
अब ये चाहे तो इसे पूरे वर्ल्ड के अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कहीं बेच के पैसा इकट्ठा कर सकती है। जो इसे पैसा देगा वो कह रहा है क्या कि देख लो मैंने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी, मैंने 10 यूनिट क्या खरीद ली हैं, मुझे खरीदनी थी मान लिया 500 यूनिट, लो भाई 10 यूनिट तो मैंने इससे ले ली है। तो इसका बाद में बड़ा विरोध हुआ कि ऐसा करके तो आप ये कह रहे हैं कि विकसित देश अपना कार्बन बिल्कुल भी कम ना करें और वर्ल्ड में चाहे कहीं से खरीद लें, वो तो कम करने का ही नहीं है। कोई दिल्ली किससे खरीदेगा, कोई किससे खरीद लेगा, दिल्ली मेट्रो से, कोई किसी और कंपनी से। तो ऐसी बहुत सी कंपनियां हैं जो अपनी गतिविधियों से कार्बन को बचाती हैं, उसे कन्वर्ट करते हैं किसमें, कार्बन क्रेडिट में, और उसे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेचती हैं। और बड़ी बड़ी कंपनियां खरीदती हैं, अपना कार्बन तो वो कम नहीं करती उत्सर्जन का, बल्कि बाजार से खरीद क्या बोलती हैं कि देख लो हमने तो अपनी 500 यूनिट ले ली, बात खत्म, हमने अपना काम पूरा कर दिया, दुनिया में कार्बन उत्सर्जन कम करने में अपना योगदान दे दिया। इतनी बात समझ रहे क्या आप? तो दुनिया भरी कंपनियों के लिए कार्बन का व्यापार कब से स्टार्ट हुआ, इतनी बात समझेगा आप? कार्बन क्रेडिट स्टार्ट आफ्टर क्योटो प्रोटोकॉल। चल तो गया था 1972 से ही, लेकिन जहां से रफ्तार पकड़ी वो कौन था, 2005। अब इस बात से कौन परेशान है, अमेरिका। उसने कहा हम नहीं मानते संधि बंदी कुछ भी, अमेरिका ने संधि मानने से मना कर दिया। क्यों, पैसे दे कार्बन खरीदना, हम संधि स्वीकार नहीं करते। तो पहले अमेरिका ने स्वीकार की, फिर रूस ने कर दी, और बस संधि का मतलब खत्म हो। तो 2005 से दुनिया को अपना कार्बन कम करना था, विकसित देशों पर यह बाध्यकारी थी, उन्होंने मानने से मना कर दिया और संधि लगभग खत्म हो गई। अब दुनिया के पास एक लास्ट चांस था कि 2015 से पहले कोई नई संधि करो जिससे पूरा वर्ल्ड बच सके ग्लोबल वार्मिंग क्लाइमेट चेंज से। तो 2015 दिसंबर में एक नई संधि होती है COP21, 21वें सम्मेलन में, और कहाँ जाकर, पेरिस में। ये था बैकग्राउंड पेरिस संधि का। पेरिस संधि में पेरिस में दिसंबर 2025 में एक नई ट्रीटी होती है COP21। इतनी बातों में जो आपको मन में लगता हो पूछ लो, बिल्कुल संकोच ना मानो, बताने के लिए मेरे पास दुनिया भर की चीजें हैं। दुनिया में क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग कम करने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं, क्वेश्चन इससे कन्फर्म आएगा, रत्ते भर भी डाउट नहीं। तो COP21 अर्थात पेरिस में एक संधि होती है जो पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी पर्यावरण संधि है टिल डेट तक की, जिसको नाम दिया गया पेरिस एकॉर्ड या पेरिस ट्रीटी। ये होती है दिसंबर 2015 में, दिसंबर 2015 में। और इस संधि पे साइन करने वाले पहले राष्ट्रों में से एक कौन बना, भारत। कि हमने कहा हम करेंगे योगदान, हम भी जितना कार्बन छोड़ते हैं उसमें कमी करेंगे अपने लेवल से। और इस संधि में एक बड़ी विशेष बात की गई जो पहले नहीं थी। पहले क्या कहा गया था कि बाध्यकारी मानना ही पड़ेगा, मैंडेटरी है, कंपलसरी है। इस बार कहा बाध्यकारी ने आप खुद ही बताओ, दुनिया आपकी है, सब भुगतेंगे इसे। तो हर एक देश अपनी जिम्मेदारी लो और अपना कार्बन कम करने का कोई कमिटमेंट करो। तो अब COP21 की ये संधि, पेरिस संधि लागू होती है कब से? ये संधि लागू हुई 2020 से। और कब तक के लिए है ये? इसका टाइम पीरियड है 2020 से 2030। किसका? पेरिस ट्रीटी का। अब इस 2020 से 2030 में दुनिया के हर देश को यह बताना है कि तुम अपना कार्बन कैसे कैसे कम करोगे। तो इस संधि में तुरंत बता दिया गया कि सब विकसित देश, गारंटी है उन्हें सबसे पहले करना पड़ेगा अपना काम, ठीक, कि विकसित देश तो अपना कार्बन का उत्सर्जन कर देंगे 0, नेट जीरो।
कब तक? नेट जीरो कार्बन इमिशन 2045 तक। कौन कर देंगे? डेवलप कंट्रीज, जिनमें टॉप पे कौन है? यूरोप, अमेरिका, कनाडा, ये देश, जापान। विकसित देश तो अपना कार्बन, इसका मतलब क्या जरा समझो एक बार, जितना कार्बन वो छोड़ेंगे उतना ही कार्बन वो सोख लेंगे। एमिट कार्बन, एब्जॉर्ब कार्बन, क्या कर देंगे उसे? बराबर। हमने इस साल छोड़ा 1 अरब टन, तो हमने 1 अरब टन सोख लिया। आप पेड़ लगा लो, वो क्या सोखते हैं? CO2 को। आप गाड़ियों का टेक्नोलॉजी बदल दो, उनसे कार्बन निकल जाना बिल्कुल भी। आप EV को बढ़ावा दो, ऐसे बहुत सारे प्रयास हैं। तो विकसित देश तो 2045 तक के काम करेंगे, इसमें पहली बात कही गई। दूसरी बात क्या कही गई इसके अंदर? दुनिया इस सदी के अंत तक, इस सदी के अंत तक, अभी चल रहा है 2026, और सदी कहाँ खत्म होगी जाके? 2099, 2099, ठीक। सन 2100 तक, सन 2100 तक दुनिया का तापमान 2 डिग्री सेल्सियस से कम रखना है। कहा तो ये गया था 1.5 से कम रखना है, लेकिन उसकी लास्ट लिमिट क्या बताई थी? बस 2 डिग्री। यानी इस सदी के अंत तक धरती का तापमान कितना करना है? 2 डिग्री से अधिक नहीं बढ़ने देना है। लेकिन दुर्भाग्य से पिछले 10 कंटिन्यूअस साल एक के बाद एक रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। 2025 अब तक का सबसे गर्म वर्ष रहा। उससे पहले कौन रहा? 24। यानी हर साल गर्मी के रिकॉर्ड टूटते जा रहे हैं। और इस बार यूरोप में 100 सालों की सबसे बड़ी गर्मी पड़ रही है। यूरोप में सीवियर हीट क्राइसिस है, यानी जनता बुरे हालात में है। वो तो देश बहुत डेवलप हैं, कितना बेहतरीन मैनेजमेंट है। सड़कों पे क्या चल रहे हैं? मिस्ट छोड़ने वाले पंखे, यहाँ भी चल रहे कोई? ठीक है। सरकार ने 13,000 के स्कूल बंद कर दिए पूरे पेरिस में, सब छुट्टी पे बच्चे, कोई स्कूल नहीं आने का। ठीक। दुनिया भर के सामान सरकार कर रही है उनके लिए। वाटर पार्क खोल दिए हैं, यहाँ भी खुले वाटर पार्क कहीं। ठीक क्या? इस सदी के अंत तक धरती का तापमान 2 डिग्री सेल्सियस कम कर देंगे। दुर्भाग्य से 2025 तक ही धरती का तापमान 1.5 डिग्री तो क्रॉस कर चुका है, 1.6 पहुंच चुका है। यानी इसे रोकना लगभग असंभव है। ऐसा होगा तो क्या होगा? अगर धरती का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है तो दुनिया भर के जो ग्लेशियर है उनके पिघलने की रफ्तार भयंकर बढ़ जाएगी। और हिमालय वाले ग्लेशियर तो पूरे वर्ल्ड में सबसे तेज पिघल रहे हैं अभी भी, 22 मीटर प्रति वर्ष। 22 मीटर कहाँ जाते हैं? पीछे हटते जा रहे हैं। और एक समय ऐसा आएगा कि वो ख़त्म हो जाएंगे। और जो उत्तर भारत को पानी मिल रहा है नदियों से, ग्राउंड वाटर, खेती का पानी, पीने का पानी, सब दिक्कत में आएगा। लगभग 100 करोड़ लोग एकदम दिक्कत में आने वाले हैं इंडिया के। तो 1 डिग्री अगर तापमान बढ़ जाए तो जो ग्लेशियर्स हैं वो तेजी से पिघले। सेकंड काम, ग्लेशियर के पिघलने की रफ्तार बढ़ जाए। दूसरा काम क्या हो? खतरनाक वाली बाढ़ आए, चक्रवात आए, और समुद्रों का वाटर लेवल 6 मीटर ऊपर चला जाएगा। यानी आधी मुंबई साफ नक्शे से, आधा बांग्लादेश नक्शे से साफ, मालदीव का नामो निशान खत्म, किरीबाती नाम का देश नक्शे में से खत्म हो चुका ऑलरेडी। क्या बताया? दुनिया का पहला विक्टिम कंट्री। किसका विक्टिम? ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज में जो देश नक्शे से खत्म हो गया, उसके एक आइलैंड थे वो सब नीचे चले गए। कहाँ चले गए? डूब गए नीचे। इतना खतरनाक वाटर लेवल बढ़ रहा है सागर का। नॉर्थ पोल, साउथ पोल की बर्फ तेजी से पिघलेगी तो क्या बढ़ेगा? सी वाटर। और वो जब बढ़ेगा तो उसमें बहुत से क्षेत्र डूब जाएंगे। कौन डूब गया? किरीबाती, उसके कई सारे आइलैंड, लेकिन उस पर आदमी कितने सारे? 600 आदमी। कहाँ चले गए बेचारे? दूसरे आइलैंड पे। क्लियर? तो अब दुनिया का तापमान यहाँ से कम करना है, इससे कम रखना है। तो अब हर देश बताओ तुम क्या करोगे? तो हमने कहा ठीक है भाई, हम भी कुछ ना कुछ करेंगे। तो अब इंडिया ने क्या कमिटमेंट किया? इंडिया ने भी अपना कमिटमेंट किया है पेरिस संधि में।
और क्या कहा, संधि 2020 से लागू होने वाली थी। हमने 22 में कमिटमेंट किया कोप 26 में स्कॉटलैंड के अंदर, और 2022 में हमने क्या कहा। अब जरा ये फोटो देखो और अभी काम खत्म होगा। इंडियाज कमिटमेंट, संधि कब से कब तक थी, 2015 में हुई थी। हमने तभी कह दिया था भाई ठीक है हम भी योगदान देंगे अपना पूरा, और आप बाध्यकारी कुछ ना करो, हम जितना आपको होगा उससे अधिक योगदान देंगे। तो जब संधि लागू हुई थी तभी हमने एक लेटर दिया था कि ये लो हमारा कमिटमेंट। इस कमिटमेंट का नाम क्या है, इस कमिटमेंट को बोलते हैं एनडीसी, नेशनल डिटरमाइन कंट्रीब्यूशन। लिख लेना कहीं पे बाबू, नेशनल डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस, हिंदी में राष्ट्रीय निर्धारित लक्ष्य। अब समझने में थोड़ा आसान आएगा आपको। राष्ट्रीय स्तर पे हमने कुछ लक्ष्य निर्धारित किए हैं दुनिया में कार्बन का उत्सर्जन कम करने के लिए। समझ लेगा बातचीत आप। तो सबसे पहली बार तो हमने कहा था 2015 में ही, आज से 11 साल पहले, कि भाई ठीक है हम भी रिडक्शन इन एमिशन इंटेंसिटी, जितना कार्बन छोड़ते हैं उसका कितना कम कर देंगे, ये ध्यान रखना, एक वर्ड ओनली, 35%। जितना कार्बन छोड़ते हैं उसका 35% कम कर देंगे। किसको मानते हुए बेस लाइन, 2005 को। 2005 में भारत जितना कार्बन छोड़ रहा था उसमें से 35% कटौती कर देगा। 2005 क्या है, बेस लाइन। सेकंड टारगेट क्या था कि शेयर ऑफ नॉन फॉसिल फ्यूल, शेयर ऑफ नॉन फॉसिल फ्यूल मतलब क्या, ऐसे ईंधन जिनसे कोई कार्बन नहीं छूटता। ऐसे कौन से ईंधन है ऊर्जा के, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा एटसेट्रा। जितनी बिजली बनाएंगे 2030 तक उसका 40% किससे बनाएंगे, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, इनसे। इनका फोटो ले लो कहीं। टॉपिक इंपॉर्टेंट है, उत्तराखंड से भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए वो रोक के पढ़ रहे हैं। राष्ट्रीय निर्धारित लक्ष्य 2015 में कहा हमने क्या, कि अपने कार्बन का 35% कम कर देंगे। जितनी बिजली पैदा करेंगे, जितनी ऊर्जा पैदा करेंगे उसका 40% किससे पैदा करेंगे, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज। यानी कौन, जो सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जिससे कोई कार्बन नहीं छूटता। और थर्ड टारगेट क्या था, अपना कार्बन जितना छोड़ते हैं उसमें से कितना सुखो देंगे, कितना सुख लेंगे, यानी एडिशनल कार्बन सिंक, कितना कार्बन एब्जॉर्ब कर लेंगे। 2.5 से 3 बिलियन टन, 2.5 से 3 बिलियन टन, इतने अरब टन CO2 हम क्या कर देंगे, सुख लेंगे। ये तो 15 की बात थी। पेरिस संधि में खड़े होकर हमने भी अपना क्या दिया, डॉक्यूमेंट, कि लो इंडिया की ओर से कमिटमेंट है। 2022 में कोप 26 स्कॉटलैंड, हम वहां गए संधि लागू होने के बाद, कोरोना खत्म होने के 2 साल बाद, कि भाई कोरोना में तो मजबूरी थी, ठीक, इतना बड़ा नुकसान हुआ देश को, लेकिन अब कोरोना खत्म हो चुका है, तो लो अब हमारा कमिटमेंट है। 2022 में कोप 26 में स्कॉटलैंड, ग्लासगो स्कॉटलैंड में हमने नए कमिटमेंट किए कि 35 नहीं, लो कमिटमेंट है हमारा बहुत बड़ा। जितना कार्बन छोड़ते हैं 2005 को आधार मानते हुए उसमें से 45% कटौती कर देंगे, 45%।
जितनी ऊर्जा पैदा करेंगे 2030 तक, जितनी बिजली पैदा करेंगे 2030 तक, उसमें जो 50% शेयर है वो किसका होगा? रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सों का। यानी आधी बिजली किससे पैदा करेंगे अपनी? पहले कितनी कह रहे थे? 40, अब कितनी कही? 50। और 2.5 से 3 अरब टन CO2 को हम क्या कर देंगे? सिंक अर्थात सोख लेंगे। चाहे पेड़ लगाएं हम, चाहे इलेक्ट्रिक वाहन को बढ़ावा दें, किसी भी रूप में इतना कार्बन कम कर देंगे। टेक्नोलॉजी में चेंज करें अपनी, उद्योग की, कारों की, एटसेट्रा की। तुमने नाम सुन रखा है भारत स्टेज 6, क्या कर दिया हमने भारत में लागू? मोटरसाइकिलों में, कारों में भारत स्टेज 6। ये वाला फ्यूल बिल्कुल भी कार्बन नहीं छोड़ता। ठीक, इसमें सोचा कैसी होती हैं? कम। अपने वाहनों में क्या लगवाए हमने? कैटेलिटिक कन्वर्टर। जो हमारा एग्जॉस्ट है वाहन का, उसमें एक मोटा सामान है बहुत बड़ा। अध पक्की गैस, कच्ची गैस कैसी भी उसमें आ जाए, वो बाहर धुआं छोड़ता ही नहीं रत्ती भर भी, वो केवल छोड़ता है पानी की बूंदे। हाथ घुमाओ, कोई ब्लैकनेस नहीं मिलने की उसके अंदर। वो पूरे ईंधन को अंदर ही बर्न करके बाहर छोड़ता है, बस सिर्फ भाप, स्टीम, और कुछ नहीं। तो वाहनों से जो पोल्यूशन है वो क्या कर दिया हमने? कम। 2.5 से 3 अरब टन CO2 सोख लेंगे। अभी हमने ये काम किया है, ये तो हमने कर दिया अचीव। टारगेट था 2030 तक का। संधि कब से कब तक की है? संधि है 2020 से लागू हुई है 2030 तक। तो ये करना कब तक था हमें? टारगेट फॉर 2030 कर दिया हमने कब? जून 2025 में, एक इससे 5 साल पहले ही। और आज की बात करें फरवरी 2026 तक भारत जितनी बिजली बना रहा है लगभग 5.5 लाख मेगावाट, और उसमें से आधी किससे बन रही है? 52%। याद रखना, 52%, 50 से भी अधिक किससे बना दी हमने? सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा से। सरकार एक स्कीम लेके आई, वो बड़ी हिट हो गई, भयंकर। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। घर पे लगाओ 3 किलोवाट, 78,000 कौन देगी? स्टेट गवर्नमेंट। इतने कौन देगी? राज्य सरकार। और आप दो बस 20%, और देने ये भी नहीं, इसका लोन ले लो जाओ। और क्या देना? मात्र किस्तें, बिना 1 रुपया लिए। नोट ओनली ए सिंगल डाउन पेमेंट। आप क्या लगाओ? सोलर प्लांट अपने घर पे ही, छत पे ही, रूफटॉप। स्कीम चली, धमाधम पैदावार बढ़नी शुरू बिजली की। तो 50% हमने क्रॉस कर दिया। अब कहा लेटेस्ट, कब कहा? 26 अप्रैल 2026 को। अब नए कमिटमेंट किए हमने, कि ये तो हमने पूरे कर दिए, जाओ टाइम से पहले ही। अब कमिटमेंट है संधि से आगे। जो पेरिस ट्रीटी है वो खत्म होगी 2030 में, और ये कमिटमेंट है उसके बाद के। दुनिया जब बताएगी, हमने उससे पहले बता दिया। क्या? ये नए कमिटमेंट लिख लेना कहीं, 2031 से 2035 न्यू NDC। क्या नाम दिया गया है? न्यू NDC, नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन टारगेट्स। कितने हैं? 26 अप्रैल 2026। अब जारी किए। क्या कहा हमने? जितना कार्बन छोड़ रहे हैं 2035 तक, कब तक? 31 से स्टार्ट होके 2035 तक, 2005 को आधार मानते हुए उसमें कितने कर देंगे कटौती? 47%। पहले कही थी 35, फिर कही 45, अब कितनी है लेटेस्ट? 47। न्यू NDC। और क्या कहा? 2035 में जितनी ऊर्जा पैदा करेंगे, जितनी बिजली पैदा करेंगे, उसका 60% किससे पैदा करेंगे? रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, एटसेट्रा से। और अब देखो जरा, 2.5 से 3 अरब टन CO2 को सोख लेंगे। अब कहा नहीं, इससे 1 अरब टन और फालतू सोखेंगे। बहुत बड़ा टारगेट है ये। पूरे वर्ल्ड में इस लेवल के टारगेट वर्ल्ड में एक भी कंट्री के नहीं है सिवाय इंडिया के। 3.5 से 4 बिलियन टन CO2 को सोख लेंगे। चाहे पेड़ लगाएं, चाहे टेक्नोलॉजी बदलें, चाहे EV को बढ़ावा दें, एटसेट्रा। ठीक, 3.5 से 4 कितना फालतू का हमने फिलहाल? 1 अरब टन एक्स्ट्रा। 1 अरब टन CO2 को सोख के दिखाएंगे। कब तक? 2035 तक। तो अब नए NDC क्या हैं, ये ध्यान रखने हैं। 47, 60 और 3.5 से 4 अरब टन CO2 को सोखना है इंडिया को। कब तक? 35 तक। संधि वाले टारगेट तो 2030 तक के थे, हमने कब पूरे कर दिए हैं?
जून 2025 में ही ये टारगेट पूरा हो गया हमारा, बाकी पूरे होने बाकी हैं अभी। तो हमने नए लॉन्च कर दिए हैं। करंट स्टेटस क्या है? जितना हमें अचीव करना था 36% रिडक्शन अचीव 2020 तक। 52% बिजली फरवरी तक हमने बना के दिखा दी। कितनी करनी थी? 50। कितनी कर दी? 52। कहाँ पहुँचना था हमें? हमें पहुँचना था 45 पे, 36 पे हम चले गए हैं, थोड़ा सा अंतर बाकी है। और लगभग 2.5 के आसपास 2.29 अरब टन CO2 हमने सोख के दिखा दी। तो हम अगले 10 साल में तो भी सोख देंगे। 35 की बात चल रही है, ठीक। तो ये हैं NDC के नए टारगेट्स, इंडिया के नए कमिटमेंट। इन्हें दोबारा समझो और ये देखो जरा एक बार, इसका फोटो लो। इंडियाज NDC कमिटमेंट, पाथवे टू क्लाइमेट टारगेट्स, रिडक्शन इन एमिशन इंटेंसिटी ऑफ GDP 2005 में इतना कार्बन छोड़ते हैं, उसमें कितनी कमी कर देंगे? पहले कहा था 35%, फिर कहा 45%, अब कहा कितना? 47%, 47%। नॉन फोसिल सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, इनसे कितनी बिजली बनाएंगे? हाइड्रो पावर से। पहले कहा था 40%, फिर कहा 50%, अब कितना है? 60%। 52 हमने कर ही दिया, हम तो 60 भी टाइम से पहले कर देंगे। 8% तो कमी रहेगी बस। एडिशनल कार्बन सिंक, अतिरिक्त कितना कार्बन सोख लेंगे हम? तो कितना? पहले कहा 2.5 से 3, फिर भी कहा 2.5 से 3, अब कितना कहा? 3.5 से 4 अरब टन CO2 सोख लेंगे। कितनी सोख चुके अब तक? 2.29 संधि लागू होने के बाद से, ठीक। तो ये तो टॉपिक था। अब चलते हैं कहाँ? जहाँ हम थे। कल पढ़ के आना हर एक आदमी को उत्तराखंड की नई योग नीति, नई योग नीति। न्यू योगा पॉलिसी क्या है? नई योग नीति उत्तराखंड वाली पढ़ के आना कल तक हर एक आदमी को। नेट खुला हुआ है, डालना, दूसरे भर की बातें आएंगी, की पॉइंटों को लिखना, 4 बार रिवाइज करना, तब आना। अब देखते हैं जहां हम थे। टॉपिक लंबा था। हम तो क्या पढ़ रहे हैं? उत्तराखंड के पर्वत शिखर, दर्रे, ग्लेशियर, ये बातचीत, ठीक। अब इसी में पढ़ रहे हैं हम क्या? उत्तराखंड के बुग्याल। सुन लो हम कहाँ हैं ये बुग्याल, क्या होते हैं। उत्तराखंड में बुग्याल क्या चीज है? बुग्याल हरे घास के मैदान हैं। किसके मैदान? हरे घास के मैदान हैं, जो कहाँ पाए जाते हैं? महान हिमालय के दक्षिण में। ये है महान हिमालय, ग्रेटर हिमालय, जो बर्फ से ढका हुआ बिल्कुल एकदम। इसके दक्षिण में एक पट्टी है जो 3500 मीटर से, जहां पे पेड़ खत्म हो जाते हैं उसे कहते हैं वृक्ष रेखा, और जहां पे बर्फ शुरू होती है उसे कहते हैं हिम रेखा, स्नो लाइन। और ये क्या है? टिम्बर या ट्रे लाइन। तो इसके बीच में एक मखमली घास का मैदान है पहाड़ों पे, उसी का नाम क्या है? इसे कहते हैं, तो पहाड़ों में सबसे अधिक ऊंचाई पे मिलने वाले घास के मैदान कहलाते हैं बुग्याल, जो मिलते हैं वृक्ष रेखा और हिम रेखा के बीच में, ठीक।
और इन घास के मैदानों के बारे में हमने काफ़ी सारी बात पढ़ ली कि कहाँ कहाँ मिलते हैं, कितने प्रकार के हैं, एटसेट्रा। ऐसे होते हैं ये घास के मैदान। लाइट भी भयंकर साथ दे रही, देख लो। ठीक, क्या सरकार बात कर रही है विकास की। इन बुग्यालों को अल्पाइन बुग्याल भी कहा जाता है। ऐसे बुग्याल जो किसी पर्वत की ढाल पर मिलते हों उन्हें कहते हैं अल्पाइन बुग्याल। उत्तराखंड में ऐसे बहुत से बुग्याल हैं, कुछ के नाम हमने लिखे हैं, कुछ के नाम अब लिखो आप। कल लिखा था हमने क्या, ओले बुग्याल। ओले बुग्याल लिखा हमने कल को, ये ओले बुग्याल, इसके बारे में इसे गुरसों का बुग्याल भी कहा जाता है। इसे गुरसों का बुग्याल भी कहा जाता है, ओले बुग्याल। और यह है, इट इज आल्सो नोन एज द मीडोज ऑफ गुरसो, मीडोज ऑफ गुरसो। अगर इसका कोई नोट्स इंग्लिश में आपको चाहिए तो ये पूरा नोट्स इंग्लिश में अवेलेबल है, आप व्हाट्सअप कर देना, मैं भेज दूंगा। ठीक, इसे गुरसों का बुग्याल भी कहते हैं। यह है हाथी पर्वत घाटी में स्थित है। कौन सी? हाथी माउंटेन वैली में स्थित है ओले बुग्याल, जनपद चमोली में, और अपने शीतकालीन खेलों के लिए प्रसिद्ध है। और अपने शीतकालीन खेलों के लिए प्रसिद्ध है। किसकी बात चल रही है आप और हम तो पता नहीं कब जाएंगे, देख लो कम से कम। लोग मस्ती ले रहे हैं आराम से, बढ़िया। ठीक, ये है वो बुग्याल, मखमली घास के मैदान। और क्या चल रहे हैं, बिल्कुल बर्फीले एरिया के अंदर। फरवरी में होते हैं विंटर गेम्स। ठीक, कम से कम बर्फ ही देख लो। लिखो आगे। यहां रोपवे का उद्घाटन, यहां रोपवे, ताकि बर्फ पे आदमी ऊपर चला जाए और उसके बाद स्कीइंग करता हुआ आए, तो उसके लिए क्या बना रखा है, रोपवे। यहां रोपवे का प्रारंभ 1983 में इंदिरा गांधी ने किया। यहां रोपवे का प्रारंभ 1983 में इंदिरा गांधी ने किया, जो 1993 में चालू हुआ। उद्घाटन तो कौन से ले गई थी करके, इंदिरा गांधी, 1983 में। कब प्रारंभ हुआ, जो 1993 में चालू हुआ। और यहां राष्ट्रीय शीतकालीन खेल होते हैं। यहां रोपवे का प्रारंभ 1983 में इंदिरा गांधी ने किया, जो 1993 से प्रारंभ हुआ, शुरुआत हुई उसकी।
तो जहाँ की बात चल रही है, मखमली घास के मैदान, चारों तरफ बर्फ़ पड़ी हुई है, इसकी बात चल रही है। ठीक, ये है वो मेडोज। गर्मियों में इस पे बर्फ़ नहीं है, लेकिन सर्दियों में क्या पड़ी हुई है, ये है वो रोप वे, जिससे लोग कहाँ जाते हैं, ऊपर, और ऊपर से करते आते हैं क्या, स्कीइंग। ठीक, कैपिटल ठीक, क्या चल दिए, लोग तो नाराज हो गए। लिखो, यहाँ शीतकालीन विंटर गेम्स होते हैं, यहाँ शीतकालीन विंटर गेम्स होते हैं। हम लिख रहे चमोली के बुग्याल। आगे, बगजी बुग्याल, बगजी बुग्याल, बगजी बुग्याल। यह है जनपद चमोली में। पिंडर कैल के मध्य स्थित है, स्थान का नाम है एक, पिंडर कैल के मध्य स्थित है, जहां से संपूर्ण हिमालय दिखता है। पूरे हिमालय में कुछ पॉइंट इतने ऊंचे हैं जहां से सारे बर्फ की चोटियां सब दिखती हैं, जहां से संपूर्ण हिमालय दिखता है, जहां से संपूर्ण हिमालय दिखता है। बेस्ट हिमालय व्यू पॉइंट। रूपकुंड बुग्याल, नाम लिखने हैं, इनके बारे में कुछ जानकारी है, ये किस जिले में है, कुछ खास बात है क्या इनकी, ये बातचीत है। रूपकुंड बुग्याल, रूपकुंड बुग्याल, यह है चमोली में है और फेन कमल के लिए प्रसिद्ध है। चमोली में है और फेन कमल के लिए प्रसिद्ध है। जैसे ब्रह्म कमल है, इसी प्रकार का कौन है एक पुष्प, फेन कमल। यह चमोली में है और फेन कमल के लिए प्रसिद्ध है। चमोली में है और फेन कमल के लिए प्रसिद्ध है। रुद्रनाथ बुग्याल, रुद्रनाथ बुग्याल। नेक्स्ट, चमोली में कौन कौन सा बुग्याल है, ये बात चल रही है। रुद्रनाथ बुग्याल, बुग्याल मतलब मिडोज। यह चमोली में गोपेश्वर के ऊपर स्थित है। चमोली में गोपेश्वर के ऊपर स्थित है। जो चमोली जिले का जिला मुख्यालय है, हेड क्वार्टर है, वो गोपेश्वर में है। उसके ऊपर कौन सा बुग्याल है, रुद्रनाथ, गोपेश्वर के ऊपर स्थित है। आगे, प्राचीन काल में कभी जो फूलों घाटी थी उसका नाम क्या था, इसी नाम का बुग्याल है, बिल्कुल फूलों घाटी के पास ही। नंदन कानन बुग्याल या मिडोज, यह चमोली में फूलों घाटी के पास स्थित है। यह चमोली में फूलों की घाटी के पास स्थित है। चमोली में फूलों घाटी के पास स्थित है। अब चमोली में जगह पड़ती है कौन है, अभी हम किसके बुग्याल लिख रहे सारे, चमोली के ही। तो चमोली में जगह पड़ती है माणा, जिसे अब कह दिया गया है प्रथम गांव। माणा के पास के बुग्याल, मिडोज नियर बाय माणा रीजन, माणा के पास के बुग्याल। तो 3-4 नाम लिखने जस्ट ओनली बस। माणा के पास के बुग्याल, 4 बुग्याल हैं।
सतोपंथ, रताकोण, माणा के पास के बुग्याल, सतोपंथ, रताकोण, लक्ष्मी वन और घस्तौली। एग्जाम बहुत फैक्चुअल है, ध्यान रखना। तो फैक्ट भी याद करने पड़ेंगे। लक्ष्मी वन और घस्तौली, ये फैक्चुअल क्वेश्चन है। बुग्याल खत्म होते हैं, फैक्चुअल क्वेश्चन कुछ कम होंगे। आगे कैला बुग्याल, मोस्ट इंपॉर्टेंट। कैला बुग्याल उम्मीद है आपने देखा हो। कौन है? बद्रीनाथ धाम। तो बद्रीनाथ धाम भगवान विष्णु का सबसे बड़ा धाम है। इसके पिछली ओर कौन है? कैला बुग्याल। देखो कैला बुग्याल, यह बद्रीनाथ धाम के चारों ओर स्थित है। यह बद्रीनाथ धाम के चारों ओर स्थित है। कैला बुग्याल बद्रीनाथ धाम के चारों ओर स्थित है। बद्रीनाथ धाम के चारों ओर स्थित है, ये वाले एरिया में। अगले नाम चंबाखर्क और देवतोली। चंबाखर्क व देवतोली, यह चमोली में नंदाकिनी, यह चमोली में नंदाकिनी क्षेत्र में स्थित है। नंदाकिनी एक नदी है, उसके आसपास है। यह चमोली में नंदाकिनी क्षेत्र के पास स्थित है। अगला कसनी खर्क। कसनी खर्क, यह चमोली और रुद्रप्रयाग की सीमाओं पर स्थित है। कसनी खर्क चमोली और रुद्रप्रयाग की सीमाओं पर स्थित है। चमोली और रुद्रप्रयाग की सीमाओं पर स्थित है। इसके समीप ही नाम लिखना हेडिंग के रूप में बस। बर्मी बुग्याल स्थित है, बिल्कुल इसी बॉर्डर के ऊपर। यह भी रुद्रप्रयाग चमोली सीमाओं पे है। नाम है क्या? बर्मी बुग्याल। वो मैच करवाएगा आपसे। रुद्रप्रयाग चमोली की सीमाओं पे है। दूधातोली बुग्याल कहाँ पड़ता है? एक और है चमोली और एक और कौन जिला है? इनके बीच में एक पर्वत है, कौन? दूधातोली, उसमें है। यह चमोली और पौड़ी गढ़वाल की सीमाओं पर स्थित है। चमोली और पौड़ी गढ़वाल की सीमाओं पर स्थित है। उत्तरकाशी के बुग्याल। अब देखते हैं साइंस, थोड़े से बच रखे मुश्किल 10 मिनट के। उत्तरकाशी के बुग्याल जो बच गए वो कल देख देंगे, बाकी देखते हैं साइंस अब।